डर, खौफ, दहशत, इन लफ्जों को हम अक्सर वहम का नाम दे देते हैं। बचपन में जब रात को बुरा सपना देखकर मैं जागता था तो माँ ये कहकर सुला देती थी कि सपनों का कोई मतलब नहीं होता, डर बस मन का वहम है। डर उसी को डराता है जो उससे डरता है। पर क्या वाकई हमारे बुरे सपनों का कोई मतलब नहीं होता? क्या कमरे में किसी और के मौजूद होने का एहसास महज एक एहसास होता है? क्यों किसी जगह पर आकर सर में एक अजीब सा भारीपन लगने लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि किसी सुनसान सड़क पर कोई हमारा पीछा कर रहा है? क्यों कुछ घर और बंगले सालों साल वीरान रहते हैं, कोई उनके पास से भी गुजरना नहीं चाहता? भूत, प्रेत, पिशाच और जिनों को हम सिर्फ कहानियों का एक हिस्सा मानते हैं, और कोई इसका जिक्र करे तो कहते हैं कि भूत प्रेत असली में नहीं होते, सिर्फ किस्सों में होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दहशत। कैलाश और उसका परिवार पुरानी दिल्ली के गली कटरा गोकुल शाह की एक पुश्तैनी हवेली में रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी सुशीला और 3 बच्चे थे, जिनमें उनकी बड़ी बेटी रमा, मंझली बेटी ज्योति और सबसे छोटा बेटा सुनील थे। देखने में वो एक आम परिवार लगते थे, लेकिन उनके जीवन में जो हो रहा था वो आम नहीं था। बुराई एक काले बादल की तरह होती है जो धीरे धीरे पूरे वातावरण को अपनी चपेट में ले लेता है, और फिर ऐसा तूफान आता है कि सब तहस नहस हो जाता है। कुछ ऐसा ही काला बादल इन दिनों कैलाश और उसके घर पर छाया हुआ था। कैलाश चावड़ी बाजार में कपड़ों की दुकान चलाता था। पिछले 100 सालों से उसकी कई पुश्तें कपड़े का काम कर रही थी और बाजार में सब कैलाश को जानते थे। कैलाश एक खुश मिजाज आदमी था जो हर खरीदार को अपने व्यवहार से जीत लेता था, लेकिन इन दिनों उसके चेहरे पर सिर्फ एक खामोशी थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे और माथे पर शिकन। अब वो अपने दोस्तों के साथ चाय पीने भी नहीं जाता था। एक चलती फिरती लाश की तरह था कैलाश, जो बस अपने आप ही में गुम रहता था। कहते हैं जगह जितनी पुरानी होती जाती है, किस्से और कहानियों से लबरेज होती जाती है। अब आम लोगों के लिए पुरानी दिल्ली अपनी पुरानी दुकानों, हवेलियों और खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन यहां इन सब से कई ज्यादा दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं। बात है सन 1912 की, जब कैलाश के दादा ने गली कटरा गोकुल शाह में ये हवेली खरीदी थी। कैलाश के दादा ओम प्रकाश शर्मा एक ब्राह्मण थे जो दिन रात बस पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। कपड़ों का कारोबार शुरू करके अपने बड़े बेटे हरबंस को सौंप दिया था। एक रात ओम प्रकाश गौरी शंकर मंदिर की संध्या आरती के बाद घर लौट रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक औरत बीच चौराहे पर बैठकर सुबक रही है। उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उन दिनों चांदनी चौक में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी उन्हें ताज्जुब हुआ कि सड़क पर कोई नहीं था। जैसे जैसे वो उस औरत के पास आते गए, उसकी सिसकियां उन्हें बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। ओम प्रकाश ने उस रोती हुई औरत के पास जाकर पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? जवाब में बस सुबकियां ही मिली। वो औरत अपना मुंह छुपाए बस रोए ही जा रही थी। ओम प्रकाश ने फिर पूछा और सिसकियां रुक गईं। ओम प्रकाश उस औरत के पीछे खड़े थे, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। वो औरत मुड़ी और ओम प्रकाश के पैरों तले जमीन निकल गई। एक जला हुआ चेहरा, खाल टपकती हुई, सुर्ख लाल आंखें जिनमें खून उतरा हुआ था। उस औरत ने ओम प्रकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया। ओम प्रकाश ने उसके हाथों को देखा तो वो बिल्कुल राख की तरह जले हुए थे। उस औरत के लंबे नाखून ओम प्रकाश की हथेलियों में गड़ने लगे और फिर ओम प्रकाश बेहोश हो गया। ओम प्रकाश हांफता हुआ अपने बिस्तर में जागा। पूरा बिस्तर उसके पसीने से भीग चुका था।
बगल में देखा तो उसकी पत्नी बेसुध सोई हुई थी। ये सपना था या हकीकत, ओम प्रकाश समझ नहीं पा रहा था। घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। आज से पहले ओम प्रकाश को कभी ऐसा खौफनाक सपना नहीं आया था। अपने दाएं हाथ को देखकर ओम प्रकाश का गला सूख गया। उसके हाथों पर नाखूनों के निशान थे। उस दिन के बाद ओम प्रकाश ने बिस्तर पकड़ लिया। बीमारियों ने उसे ऐसा जकड़ा कि फिर कुछ ही महीनों में उसका देहांत हो गया। मरते दम तक ओम प्रकाश ने इन सपनों के बारे में किसी को नहीं बताया, शायद ये सोचकर कि कहीं उसके बच्चे अंधविश्वास में न पड़ जाएं। पर उन्हें क्या पता था कि ये सपने घर के दूसरे लोगों को भी आने लगे थे। वही रोती हुई औरत, जला हुआ चेहरा, लंबे नाखून घर के बच्चों को भी परेशान कर रहे थे। 100 साल बाद भी इस दहशत ने ओम प्रकाश की हवेली का पीछा नहीं छोड़ा था। ओम प्रकाश के पोते कैलाश को भी वही सपने दिखाई दे रहे थे, पर अब सपनों ने हकीकत का रूप ले लिया था। वो रोती हुई औरत अब कैलाश को अपने घर में दिखाई देने लगी थी। कभी घर के आंगन में, तो कभी छत पर, तो कभी घर से निकलते हुए चौखट पर यह सब कैलाश बताता भी तो किसको। दोस्त उससे डरपोक कहकर मजाक उड़ाते और अपनी बीवी को बताता तो वो भी इस डर में शामिल हो जाती। पूरी पूरी रात कैलाश सो नहीं पाता था। आंखें बंद करता तो वो खौफनाक चेहरा उसके सामने आ जाता और आंखें खुलती तो वो सुबकियां उसके कानों में गूंजने लगती। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसे वो आवाज अपने बच्चों के कमरे से आई। वो दौड़ के उस कमरे में गया जहां उसकी मंझली बेटी और उसका बेटा सो रहा था। उसने देखा कि वो औरत उसके बेटे के पास खड़ी है और उसकी तरफ अपने लंबे जले हुए हाथ आगे बढ़ा रही है। कैलाश बहुत तेज चीखा और वो औरत गायब हो गई। उसके बच्चे सहम के उठ गए और अपने पापा से जाकर लिपटकर पूछने लगे, क्या हुआ पापा? कैलाश किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वो इतना लाचार था कि अपने बच्चों को कुछ बता भी नहीं पाया। पर उस रात उसने अपनी बीवी को सब बता दिया। सुशीला ने उसे कहा कि वो एक महाराज को जानती है जो भूत प्रेतों को भगा सकते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि ओम प्रकाश की हवेली पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब कैलाश और उसके परिवार से लोग कटने लगे। उनके घर आना तो दूर, उनके घर के सामने से गुजरने से भी कतराने लगे। सगे संबंधियों ने भी घर आने से मना कर दिया। यहाँ तक कि कैलाश की दुकान पर भी ग्राहकों का आना बंद हो गया। लेकिन सुशीला ने कैलाश को हिम्मत दी और ये विश्वास दिलाया कि उसके महाराज सब ठीक कर देंगे। महाराज कैलाश के घर आए और उन सबको थोड़ी देर के लिए घर से जाने को कहा। करीब 1 घंटे बाद महाराज ने कैलाश को भीतर बुलाया और फिर उसे जो बताया वो सुनकर कैलाश दंग रह गया। महाराज ने उसे बताया कि 100 साल पहले जब यह हवेली तुम्हारे दादा ने खरीदी थी, उससे पहले यहां एक औरत को उसके पति ने बड़ी बेरहमी से जलाकर मार दिया था और फिर उसकी लाश को यहीं आंगन में दफना दिया था जहां इस वक्त हम खड़े हैं। पूरे मोहल्ले को उसके पति ने बताया कि उसकी बीवी गांव गई है, पर सच कुछ और ही था और तब से लेकर अब तक उस औरत की आत्मा यहीं कैद है। हर मर्द में उसे अपना पति दिखाई देता है और वो उसे मारना चाहती है। इसीलिए तुम्हारे दादा और फिर तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु हुई। महाराज ने कई दिन उस हवेली में पूजा पाठ किया और अंत में उस आत्मा को रिहा कर दिया। महाराज ने कैलाश को भरोसा दिलाया कि अब यहां कोई आत्मा नहीं और तुम आराम से यहां रह सकते हो। वो आत्मा कैलाश की हवेली तो छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद कैलाश को अपने पड़ोसी धर्मेश की चिल्लाने की आवाजें आने लगी और फिर धीरे धीरे बाकी घरों से भी वो आवाजें रोज आने लगी।
जो दहशत अब तक कैलाश की हवेली में थी, अब वो पूरी गली कटरा गोकुल शाह में घर कर चुकी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए मुझे फॉलो करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक दहशत की कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।